नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और पाक सेना की कमर तोड़ दी थी, उससे शायद 1% लोगों को सही उम्मीद जगी थी कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा, सीमा पार से आतंकी गतिविधियों को बंद कर देगा, आतंकियों को पालना पोसना छोड़ देगा। लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो अपनी आतंकी सोच से बाज आ जाए। दिल्ली में सोमवार की शाम हुआ कार धमाका और फरीदाबाद से जब्त करीब 3000 किलो विस्फोटक आतंकी साजिश की ओर ही इशारा कर रहे हैं। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों का संबंध भी पाक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ता नजर आ रहा है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारतीय सेना का लगातार अपग्रेड होना और युद्धाभ्यास ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत की क्या आहट है। दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा धमाका और उससे कुछ ही घंटों पहले फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटकों की बरामदगी। शुरुआती जांच में दोनों के तार आपस में जुड़े दिख रहे हैं। दोनों ही मामलों में पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से भी तार जुड़ते दिख रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नहीं सुधरा है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पाले पोसे सैकड़ों आतंकियों और उनके ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के बाद भी क्या पाकिस्तान सबक लेने को तैयार नहीं? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 दिन बाद ही 10 मई को पाकिस्तान के नाक रगड़ने के बाद भारत सीज फायर को तैयार हुआ था। अपनी शर्तों पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था कि अगर पाकिस्तान ने या उसके आतंकियों ने भारत में किसी भी आतंकी हमले की साजिश रची या अंजाम दिया तो फिर हर आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा और भारत इसका फाइनल और मुंहतोड़ जवाब देगा। दिल्ली में हुए धमाके के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का इशारा भी दे दिया है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. पाकिस्तान की फितरत को देखते हुए इसका पहले से अंदाजा था कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के 10 मई को स्थगित होने के बाद से भारतीय सेनाओं ने न सिर्फ खुद को अत्याधुनिक हथियारों और नई तकनीकों से लैस किया, बल्कि लगातार युद्धाभ्यास भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 20 से ज्यादा युद्धाभ्यास, मई में गरुड़ कमांडो और यूएस फोर्स की टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज, जून में मंगोलिया में इंडो मंगोलियन आर्मी अभ्यास, फ्रांस के साथ शक्ति युद्धाभ्यास, जुलाई और अगस्त में सिंगापुर नेवी के साथ समुद्री युद्धाभ्यास, अगस्त में श्रीलंका के साथ नौसेना थल सेना अभ्यास, सितंबर में मिस्र में 43 देशों के साथ ट्राई सर्विस वॉर गेम्स, सितंबर में अलास्का युद्धाभ्यास यूएस आर्मी के साथ हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, सितंबर में ही कोंकण में ब्रिटेन नेवी के साथ F-35 एयर ऑपरेशन, अक्टूबर में स्पेन में रफाल्स की डॉग फाइट ट्रेन, अगस्त और अक्टूबर तक युद्ध कौशल 3.0, दिव्य दृष्टि और त्रिशूल युद्धाभ्यास। 31 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चले त्रिशूल युद्धाभ्यास में भारत की तीनों सेना ने अपने पराक्रम की झलक दिखाई। इस दौरान LOC से लगती गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर अत्याधुनिक हथियारों और नई तकनीकों के साथ सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया। 13 नवंबर से पूर्वोत्तर में भारतीय वायुसेना युद्धाभ्यास करने जा रही है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के स्थगित होने के बाद से बिना सांस लिए, बिना थके, बिना रुके देश के जाबाज सैनिक खुद को हर परिस्थिति, हर संघर्ष और हर युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। भारतीय सेनाओं का युद्धाभ्यास इशारा है कि वो दुश्मनों पर अखंड प्रहार के लिए तैयार है। भारत ने मई से अब तक लगातार कई मिसाइलों और एयर डिफेंस टेस्ट किए हैं। अग्नि 5, अग्नि प्राइम जैसे परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, लेजर बेस्ड हथियारों की टेस्टिंग, हर श्रेणी के मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण, AI ड्रिवन ड्रोन, हाई पावर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का परीक्षण, QRSAM जैसी स्वदेशी प्रणालियों की क्षमता को परखा। जानकार बताते हैं कि भारत की इन तैयारियों को देखकर लगता है कि भारत हमले रोकने के लिए नहीं, बल्कि पहले हमला करने या फिर हमले के जवाब में प्रतिक्रियात्मक हमला करने की है। युद्धाभ्यास के बीच भारतीय नेताओं और सैन्य नेतृत्व के आक्रामक बयान भी पाकिस्तान के लिए सख्त चेतावनी है। 2 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक को लेकर पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी थी और कहा था कि अगर पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में दुस्साहस किया तो उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल सकता है। 3 अक्टूबर को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी प्रायोजित आतंकवाद को रोकने की चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया
तो उसका ऐतिहासिक और भौगोलिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। भारत के सख्त तेवर से पाकिस्तान दहशत में है, इसलिए उसने भी पिछले 5 महीनों में कई तरह की तैयारियां की हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने शाहीन 3 और फतह 4 का परीक्षण किया। एक अज्ञात हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण। पाक ने अपने संविधान में बदलाव भी किया। कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद बनाया। जनरल आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं की कमान। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने महिला आत्मघाती विंग बनाई। जमात उल मोमिनात नाम से महिला आत्मघाती विंग बनाई। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर अपनी सेना और लश्कर जैश जैसे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर चाहे कितनी भी तैयारी कर लें, भारत की तैयारी बताती है कि अगर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू किया तो फिर पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विजय सागर धीमान हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और राजेश भार्गव फॉर्मर आईजी बीएसएफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश सर, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रहा हूं। चीजों को कल से अब तक आप भी देख रहे होंगे, जो कल सैंपल कलेक्ट किए गए थे और आज जो इंफॉर्मेशन सामने आई उसमें कहा जा रहा है कि कल जो ब्लास्ट हुआ और फरीदाबाद में जो माल जब्त हुआ है 3000 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट, ये एक ही हैं और इनके बारे में शुरुआती यही बात सामने निकल कर आ रही है। लेकिन क्या आप ये अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि 3000 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट को लाना, उसको कैरी करना, कहीं डंप करना, और उसके बाद उससे कुछ आईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस तैयार करना, उसको ले जाकर एक्सप्लोड करना। अब एक्सप्लोड किया गया या एक्सप्लोड हो गया वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या बच्चों का खेल है? क्या ये 2 या 3 लोगों से संभव है, या फिर इसके पीछे बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी छुपे हुए हैं? राजेश सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा करना कोई नामुमकिन भी नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट एक फर्टिलाइजर है जो कि पूरे हिंदुस्तान में खेतों में इस्तेमाल होता है, जमीन की उर्वरक क्षमता उसके अंदर नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब उर्वरक के लिए इस्तेमाल होता है तो गवर्नमेंट के हिसाब से वो इतना प्योर नहीं होता हैगा और उसे खेत में आसानी से डाला जा सकता है, उसका कोई ब्लास्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन ये एक बहुत ही सोल्यूबल क्रिस्टलाइन पाउडर है जिसको कि जो जानने वाला है वो इसको प्योरीफाई करके इसको उस लेवल पे लेके आ सकता है जहां इसको एज ए एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया जा सके। और ये चीज मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते मैं जानता हूं किस तरह से होता है। दूसरी चीज, जब हमने जो मिलिटेंट हैं, जब मैं कश्मीर में था उस समय जो मिलिटेंट थे हमने उनकी डायरियां पढ़ी हैं, उनको इंट्रोगेट किया है, उसमें उनको एक्सप्लोसिव बनाने के लिए तरीके बताए जाते हैं और उसमें अमोनियम नाइट्रेट एक कंपोनेंट होता है। अमोनियम नाइट्रेट है प्लस क्या नाम, चारकोल पाउडर है, सल्फर है, इनसे मिला करके वो एक लोकली एक्सप्लोसिव को तैयार कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इसको हम एज ए एक्सप्लोसिव इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि जहां पर भी इस तरह से लोकल मेड एक्सप्लोसिव होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि देखिए, जो दूसरे एक्सप्लोसिव हैं जैसे पीके है, आरडीएक्स है, इनका प्रोक्योरमेंट बहुत मुश्किल है, ये आसानी से अवेलेबल नहीं है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट ये इजीली अवेलेबल हैं। आप उन दुकानों पे जाइए जहां पर आपको फर्टिलाइजर मिलता है, वहां पर आपको ये मिल सकते हैं। अब रहा सवाल कि वहां 3000 केजी ये इकट्ठा किया, तो ठीक है, ये उन्होंने एक बार में इकट्ठा नहीं कर लिया होगा, लेकिन हाँ, इसको धीरे धीरे करके वहां पे इकट्ठा किया जा सकता है। अब उन्होंने इसको जो रखा हुआ था 3000 केजी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अभी जो भी घटना हुई, ये शायद एक तरह से इसने हमारी आंखें खोली हैं, इसने हमारी और किसी बड़ी घटना को होने से हमें बचा लिया है। क्योंकि अगर हम इस समय नहीं चेते होते और ये पूरा का पूरा जो 3000 केजी एक्सप्लोसिव है, ये अलग अलग जगहों के ऊपर साइमल्टेनियस या सीरियल ब्लास्ट के काम में आता, तो आप अंदाज लगा दीजिए कि कितनी बड़ी घटना होती और देश में कैसा माहौल हो जाता। वाकई। तो ये तो एक बात थी, लेकिन ये बात पक्की है कि इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अमोनियम नाइट्रेट को कैसे लिया जाए। पर्टिकुलरली अगर आदमी चाहता है कि मुझे ये लेना है तो ले लेना। एक चीज इसमें और है, वो ये कि देखिए अभी बॉर्डर के ऊपर से लार्ज क्वांटिटी में एक्सप्लोसिव आना, चाहे वो आरडीएक्स हो या और भी कोई हो, पी के जैसे हम प्लास्टिक एक्सप्लोसिव बोलते हैं, वो सब आना बहुत मुश्किल है। और अगर आएगा भी तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आ सकता है और उसके लिए भी उनको बहुत रिस्क लेना पड़ता है, तब आएगा। लेकिन ये लोकली अवेलेबल है, देश के अंदर अवेलेबल है, गांव गांव में अवेलेबल है और इसको लेकर के एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाई जा सकती है। तो ये तो रहा आपका इसके एक्सप्लोसिव का जो आपने पूछा था कि क्या ये संभव है। जी। बिल्कुल संभव है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात जो आपने पूछी थी, क्या जो कल हमने देखा था एक्सप्लोसिव और जो आज जो हमें एक्सप्लोसिव मिला है, क्या ये दोनों एक ही हैं? तो अभी तो देखिए इस बारे में तो जो फॉरेंसिक वाले हैं वही बता सकते हैं, उसको टेस्ट करने के बाद, क्या दोनों चीजें एक ही हैं, अलग भी हो सकती है या मिक्सचर भी हो सकता है। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से दोनों ही आइटम एक ही हैं। वो भी अमोनियम नाइट्रेट था जो कल मिला था, जी हाँ। आज जो मिला है वो भी अमोनियम नाइट्रेट है। लेकिन हाँ, जो कुछ अपुष्ट खबरें आ रही हैं वो ये कहती हैं कि शायद कुछ आरडीएक्स भी है, स्मॉल क्वांटिटी में है। कितना है अभी उसके बारे में भी कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ कहते हैं कि दूसरा एक्सप्लोसिव यानी आरडीएक्स वगैरह उसमें हो सकता है। ठीक। देखिए जब नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट को इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सीधे ब्लास्ट हो जाता है, उसमें डेटोनेटर लगता है, प्राइमर भी लगता है। तो हो सकता है जो आरडीएक्स आया हो वो ऐसे प्राइमर वहां पर इस्तेमाल होने के लिए आया हो। बाकी जितनी चीजें हैं उनको सबको मिला करके ही जो एक